आप सभी साथियों का मैं आपके अपने YouTube चैनल पे हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित जो रीट की भर्ती है उसका जो मॉडल पेपर है हम मॉडल पेपर करने वाले हैं। हम L2 के अंदर SST सामाजिक अध्ययन में हम पहला मॉडल पेपर करेंगे आज, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और कौन कौन से उसके अंदर भाग होंगे। भाग नंबर A के अंदर बाल विकास आएगा, जिसमें 30 प्रश्न होंगे, यानी इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद भाग नंबर B जिसके अंदर लैंग्वेज आएगी, जिसे हम भाषा कहते हैं, तो हम हिंदी भाषा लेने वाले हैं पहली, जिसके 30 प्रश्न आएंगे। उसके बाद C के अंदर तीसरा भाग है, उसके अंदर संस्कृत दूसरी लैंग्वेज की हम बात करेंगे, जिसके भी 30-30 दोनों के 30-30 प्रश्न। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है हम सामाजिक अध्ययन की करेंगे D भाग के अंदर, तो सामाजिक अध्ययन के कुल प्रश्न आएंगे 60। तो इस प्रकार हम 150 प्रश्न करने वाले हैं। 30-30 60 और 30-90 और 30-150 टोटल प्रश्न हो गए। तो आइए हम मॉडल पेपर है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वो यह है कि अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया है। किसने दिया है? एक तो अल्बर्ट बांडुरा और वाल्टर ने बल दिया है, वे हैं इनमें से कौन सी है? पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो वाल्टर और बांडुरा ने अनुकरण के अधिगम के सिद्धांत के ऊपर इन्होंने बल दिया है, तो हमारा जो दूसरा है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। पुरस्कार यानी पुनर्वलन का अधिगम है वो स्किनर ने दिया है। तो अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है वो यह है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? हमें सबसे पहले प्रश्न के ऊपर हाँ और नहीं पे गोला कर लेना है। सबसे पहले यही प्रश्न है वो ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कराना शिक्षक। दूसरा ऑप्शन है ये कि एक शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखनी चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। प्रत्येक बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान करना चाहिए। उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन यानी उनके क्षमता के अनुसार करना चाहिए। जैसी बच्चे को ज़रूरत हो, मंद बुद्धि है या तीव्र बुद्धि, उसके हिसाब से उसको गृह कार्य देना चाहिए। निश्चित रूप से पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। पहला ऑप्शन से इसमें कौन सा नहीं है? ये पूछा है कि शिक्षक का। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन है वो व्यस्त रखना चाहिए। गलत बात है, ये नहीं है, तो हमारा ये गलत हो गया और सभी कथन है वो सही है। तो ये ट्यूशन की जो पाबंदी है वो हम RTE 2009 की धारा नंबर 28 के अंदर लिखा हुआ है और ये प्रश्न है ये पूछा गया था पहले रीट के अंदर। हम अगला प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तिगत की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ तुरंत तथा अनैतिक रूप से, यानी अनैतिकता की बात कर रहा है, अनैच्छिक की बात कर रहा है, इच्छा नहीं है, फिर भी सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। पराअहम, अहम तथा परअहम दोनों, इदम या अहम। तो इसके अंदर कौन सा है? वो ऑप्शन हमारा जो 3 नंबर का इदम है ये गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। ये पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन है वो सही है, तो तीसरा ऑप्शन इदम है वो है। हमारा जो अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न वो ये है कि जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है
या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। उपयुक्त कथनों को किसने हीन भावना का, यानी इन कथनों को किसने हीन भावना है वो कहा है? कार्ल गुस्ताव युंग ने, सिगमंड फ्राइड ने, हॉर्नी ने, कैरेन हॉर्नी या अल्फ्रेड एडलर? तो यह कथन है, यह अल्फ्रेड एडलर ने यह कहा है, हीन भावना इन शब्दों को। अगला प्रश्न है वो यह है कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभास परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ वह शिक्षक के द्वारा दंडित होने से भी डरता है। बिल्कुल सही बात है कि विद्यार्थी चाहता तो है, लेकिन उसे यह लगता है कि शिक्षक है वो हमें दंड प्रदान करेंगे। तो होता है निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष में इसकी इच्छा की तरह समझाया गया है? तो यह पद्धति वर्जन विरोधाभास परिस्थिति, विरोधाभास परिस्थिति या पद्धति विरोधाभास परिस्थिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अंदर है पहला ऑप्शन है पद्धति विसर्जन विरोधाभास परिस्थिति है। पहला ऑप्शन है वो सही है, बताना चाहता है, इच्छा है, यानी एक तो हमारा पॉजिटिव की ओर जा रहा है, दूसरा उसको डर लग रहा है, तो ये वर्जन है, उसे डर लगेगा कि उसे दंडित किया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है एक तो प्रगति की ओर, एक डाउन की ओर। तो हमारा विरोधाभास पद्धति है, ये इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। एक असामान्य व्यवहार को कर रहा है बार बार, इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? सर्वबाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैक्षिक सवलीनता, अधिगम अक्षमता। तो एक बालक है वो बार बार कर रहा है तो सवलीनता हो गया, शैक्षिक सवलीनता। तीसरा ऑप्शन है वो शैक्षिक अधिगम अक्षमता के अंदर ये कई प्रकार की तंत्रिका तंत्र के अंदर विकार आने से कई प्रकार की है, जैसे डिस्लेक्सिया है, एप्रेक्सिया है, इस प्रकार के हो जाते। श्रवण के अंदर सुनने संबंधी कान की बीमारी हो जाती है। शिक्षण जो पिछड़ जाता है बालक, तो वो कक्षा के अंदर समझने की क्षमता को खो बैठता है। तो तीसरा ऑप्शन है शैशव सवलीनता आ जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वो ये है कि किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ये बालिकाओं के अंदर भूखा रखने की प्रवृत्ति, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? हमारे घरों में ज़्यादातर देखा है कि छोटी सी बातों के ऊपर हमारी जो घर में जो बच्चियां हैं वो क्या हो जाती है, रूस करके बैठ जाती है और ख़ुद को भूखा रख लेती है, या कभी ऐसा सोचती है कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, मोटी हो जाऊंगी। तो ये है। तो अब इसके अंदर हमारा ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिलीरियम ट्रेमेंस, सवलीनता, डाउन सिंड्रोम। तो इसके अंदर भूखा रखने की है वो प्रवृत्ति, पहला ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा इसके अंदर होती है। और डाउन सिंड्रोम के अंदर जो गुणसूत्र है उनकी संख्या कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। सवलीनता है उसके अंदर अपने आप से प्रेम हो जाता है, बच्चे की तरह व्यवहार करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तकनीकी के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल सकता है? ये किस चीज़ की, यानी कहने का मतलब कोई भी बच्चा है, टोकन इकोनॉमी, गठन करना, शिपिंग बोलते हैं, विलोपन और अप्रकट संप्रेषण। इसके अंदर पूछा है कि अगर तकनीकी के माध्यम से कोई भी बच्चा है वो किसी चीज़ को हासिल कर रहा है, किसी चीज़ को कोई भी बच्चा है 10th क्लास में है और वो बोर्ड की एग्ज़ाम है, उसके पिताजी कह रहे हैं कि आप अगर 70% अगर नंबर लेके आओगे तो मैं आपको एक मोबाइल दिलाऊंगा। तो वो बच्चा है वो उसको एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, किस चीज़ के लिए? तकनीकी चीज़ के ऊपर, कि उसे अगर 70% अगर नंबर लेके आएगा तो उसे मोबाइल मिलेगा। तो उसका मतलब एक उसका टोकन दिया रहा है, टोकन इकोनॉमिक हो जाएगा। इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो यह है कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दी गई? सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था?
थॉर्नडाइक, गार्डनर और कोहलर इनमें से कोई नहीं। सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो व्यवहारवाद है वो थॉर्नडाइक ने नहीं, व्यवहारिक सिद्धांत है वो वॉटसन ने, जेपी वॉटसन ने दिया। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो जो 4 नंबर का इनमें से कोई नहीं यह कथन है वो सही होगा। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वित कार्य करती है? विकलांगता की बात कर रहा है ये, विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन कर रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या यह कर रही है? दूसरा अपना राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद, शिक्षण परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसके अंदर कौन सी है? भारतीय पुनर्वास भारत में है तो भारतीय पुनर्वास परिषद है वो इसके अंदर काम कर रही है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? दूरदर्शिता के लिए पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द है वो दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? पहला ऑप्शन है ऑप्टिक एट्रोफी, हाइप्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर दूरदर्शिता के लिए इसके अंदर कोई ऐसा शब्द है वो नहीं दिया गया है, तो हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द है वो किस उम्र के अंदर, यानी पहला जो बच्चा है बोलने की उम्र है वो कब सार्थक शब्द है वो सीखता है? 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। तो जो सार्थक शब्द है वो बच्चा 10 से 13 महीने के अंदर सबसे पहले बच्चा है वो माँ है, पा है, चा है, ये शब्द है, यानी सार्थक शब्द है मामा है, माँ है, पा है, चा है, ये शब्द है बच्चा। इससे पहले जो ध्वनियाँ निकालता है वो निर्थक ध्वनि होती है और जिन्हें बबलाना या बालापा कहा जाता है। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिने या गार्डनर? बहुबुद्धि सिद्धांत के जो जनक हैं वो कौन है? गार्डनर है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हम गार्डनर को माना जाता है। वाइगोत्स्की ने भाषा सिद्धांत दिया था, ब्रूनर ने, अल्फ्रेड बिने इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? सामाजिक रचनावाद की बात कर रहे हैं। सामाजिक रचनावाद के ऊपर सबसे ज़्यादा बल है वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी और कोहलबर्ग। सबसे ज़्यादा है वो वाइगोत्स्की ने दिया था। चोम्स्की है वो भाषा सिद्धांत, भाषा के ऊपर बल दिया। 15 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों के लिए उपयोगी की जाने वाली सहायक सामग्री दृष्टिबाधिताओं के लिए नहीं है? सबसे पहले हमें हाँ और नहीं के ऊपर गोला कर लेना है। बड़े प्रिंट की किताबें, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संस्करण, इनमें से वाणी संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? दृष्टिबाधित, दृष्टि जो दिखता नहीं है, तो ये चीज़ें तो दिखने वाले के लिए है ना, तो इनमें से कोई नहीं, ये चीज़ें आ जाएगी। चौथा नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है श्रवण में, यानी सुनने के अंदर श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ज में, डेसिबल में, वॉट में या पाउंड में? तो सुनने की जो क्षमता है वो किसके अंदर की जाती है? डेसिबल के अंदर की जाती है। दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला जो 17 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि एक विशेष स्तर पर बच्चों के मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे ने इसे क्या कहा है? अंतर्ज्ञान। पियाजे ने इसे क्या कहा है? अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चरण का अर्थ है? सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि क्या पूछा है। अंतर्ज्ञान है वो कहा है। अंतर्ज्ञान
साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व संचालन है, इसके अंदर अंतर्ज्ञान है वो होता है बच्चे को। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, स्कीमा का मतलब क्या होता है? खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठन, पैकेट का एकत्रित होना, शारीरिक विप्रतिवाद क्रिया विधि। तो हमें स्कीमा है वो लंबे समय तक किसी भी वस्तु को याद रखना, हमारे मस्तिष्क के अंदर संरचना का बन जाना है, वो स्कीमा होता है। स्कीमा यानी हम बच्चे के जन्म से ही एक बच्चे को एक डायग्राम देते हैं जिसके ऊपर हम हाथियों के अलग अलग चित्र होते हैं, जिसके हम सबसे पहले हम हाथी का नाम लेंगे तो बच्चे के दिमाग में या हमारे जो मस्तिष्क है उसके प्रतिमंडल के अंदर है वो उसका चित्र हो जाता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। यानी लंबे समय तक किसी वस्तु को याद रखना स्कीमा कहलाता है। 19 नंबर का जो प्रश्न है कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर के समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना है कि इन्होंने ये श्रेष्ठ है? सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने, जीन पियाजे ने, जेपी गिलफोर्ड ने और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो किसने है वो माना है? स्टर्नबर्ग है, वो ये मानते हैं कि इस तरह का प्रतिक्रमण का सूचना एवं प्रतिक्रमण का जो सिद्धांत है वो बच्चे के ऊपर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। इनके अंदर आईक्यू को चुनना है, शिक्षण जिसको शिक्षा दी जा सकती है 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 और 50 से नीचे हम शिक्षा किसे दे सकते हैं? आईक्यू के शिक्षणीय की बात कर रहे हैं, जिसको हम शिक्षणीय का मतलब जिसे शिक्षा के अंदर है वो शामिल किया जाता है। तो हम 50 से 70 के जो विद्यार्थी हैं उनको हम एक मंदबुद्धि या क्षीण की श्रेणी से हम उनको क्या दे सकते हैं? एक शिक्षण कार्य है, हम उसे शिक्षण कार्य है वो करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? क्रोमोसोम, निषेचन, अंडा, जीन या युग्मज। आनुवंशिकता की इकाई है वो क्या होती है? आनुवंशिकता हमें जीनों के माध्यम से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म की बात कर रहे हैं सबसे पहले, यानी छोटा। सूक्ष्म का मतलब छोटे छोटे, चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना सबसे छोटी या सूक्ष्म इकाई है, सूक्ष्म इकाई है। 23 नंबर का प्रश्न है वो यदि पुन्नम, प्रश्न क्या है कि यदि पुन्नम की कालानुक्रम उम्र मानसिक आयु 9 वर्ष तथा मानसिक आयु उम्र 9 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि वर्ग क्या होगा? यदि पुन्नम की, हम 23 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि उत्कृष्ट होगा, औसत से कम होगा या औसत होगी, प्रतिभावान। अगर 9 वर्ष का बच्चा है और पूर्वानुकालिक है तो इसका मतलब औसत के अंदर उसको रखेंगे हम। अगला 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है? स्वलीनता की हम बात कर रहे हैं, कमज़ोर सामाजिक व्यवहार करना, रूढ़िबद्ध व्यवहार करना, यानी परिपाटियों से चला आ रहा उसको कमज़ोर संप्रेषण, किसी के साथ वह संप्रेषण नहीं बिठा पाता, उपयुक्त सभी, हम सभी ये सभी हैं वो स्वलीनता के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला 25 नंबर का जो प्रश्न है वो मात्रात्मक व्यक्तिगत अक्षमता रूपी प्रक्रिया को कहते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत अक्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास, वृद्धि यानी डेवलपमेंट, ग्रोथ, इक्वल, संतुलन और परिपक्वता, मैच्योरेशन। तो हम मात्रात्मकता की बात कर रहे हैं, गुणात्मकता नहीं, बल्कि मात्रात्मकता है वो वृद्धि के अंदर देखी जा सकती है। हम वृद्धि को क्या कर सकते हैं? जैसे 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, इंच है, हम इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं इंच के माध्यम से या फुट के माध्यम से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तो यह मात्रा के अंदर आ गया। और गुणों के माध्यम से आएंगे तो हम उसको डेवलपमेंट के अंदर रखेंगे। अगला 26 नंबर का जो प्रश्न है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है वो कर सकते हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देकर के
उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर हम लिंग संबंधी शिक्षा दे सकते हैं, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श, अगर मार्गदर्शन, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी, चारों ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। हम एक शिक्षक के क्या व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या आशा है वो नहीं की जा सकती। योग्यता अनुसार समूह में विभाजित करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। इसके अंदर हम विद्यार्थी को हम स्वाध्याय के लिए, व्यक्तिगत अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसका हम स्वाध्याय के लिए उसको नहीं छोड़ सकते। तो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। यानी एक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का है, वो एक शिक्षक लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू, इनमें से कौन सा है। सबसे पहले हमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सिखाने हेतु सही रूप से प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। भंत दृष्टि सिद्धांत, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो शिक्षक का पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश है वो करनी चाहिए। तो हमें इसके अंदर एक ये सिद्धांत, उन्मुख सिद्धांत, खोज विधि का सिद्धांत है, यह एल्बर्ट बांडुरा थॉर्नडाइक का लागू नहीं कर सकते। तो यह खोज विधि का सिद्धांत है, ये नहीं है, दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न में से संबंधित है। अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, मूल्यांकनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन। तार्किक चिंतन, अभिसारी चिंतन, हम इन सबसे पहले तो इनका अर्थ है वो आना चाहिए। तो अपसारी चिंतन है, इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अभी का मतलब केंद्रीकरण करना, सभी समूह है उनको एक केंद्र के अंदर ला करके, प्रत्येक विचार हैं, ए है, बी है, सी, ऐसे विचार हैं बहुत सारे मस्तिष्क के अंदर, उनको एक केंद्र के अंदर ला करके रखना, ये अभिसारी चिंतन हो गया। अपसारी का मतलब एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग विचार से सोचना, यह हो गया अपसारी चिंतन। विकेंद्रीकरण इसको कह सकते हैं, इसको केंद्रीकरण कह सकते हैं। तर्कों के माध्यम से चिंतन करना और मूल्यांकनात्मक मूल्यांकन करना, इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह है कि भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है। किसके लिए है वो आवश्यक स्थिति नहीं है। अवधारणात्मक सोच, गहन सोच, तार्किक सोच या विश्लेषणात्मक सोच, इसके अंदर भाषा किसके लिए है वो ज़रूरी नहीं है। आवश्यक स्थिति किसके लिए नहीं है, तो अवधारणात्मक सोच, गहन सोच, तार्किक विश्लेषण। अवधारणात्मक सोच तो है, इसके अंदर किसकी ज़रूरत नहीं है, भाषा की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। इसमें कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है, 1 नंबर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा। इसके अंदर अल्प विराम की हम करें तो अल्प विराम है वो तीसरा ऑप्शन है वो होगा अल्प विराम। अगला प्रश्न है, दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या होगा। दुराग्रह शब्द का अर्थ जिसका घर बहुत दूर हो, दुष्ट का ग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दूर से किया गया आग्रह। दुराग्रह का मतलब क्या होता है, दुराग्रह का मतलब अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह, दुर्दन आग्रह करना। आग्रह का मतलब किसी को बुलाना और दुर का मतलब जो बुरी बात है किसी बात के लिए उसको कहना। तो हम संधि विच्छेद करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो इसको संधि विच्छेद करेंगे, दुर्धन आग्रह। तो दुर का मतलब बुरा हो गया और अनुचित होता है, तो अनुचित बात के लिए किसी को कहना। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है सही है। वर्तनी की दृष्टि से सामग्री, प्रदर्शनी, अनुग्रहित, सही शब्द पूछा है। तृतीय, तो इसके अंदर हमने वर्तनी की दृष्टि से सही कथन कौन सा है। हम वर्तनी की दृष्टि से देखें तो
अनुग्रहित है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वो ये कि निम्न को सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। सूची हिंदी का रूप दे रखा है, एक तरफ राजस्थानी शब्द है। पशुओं को डालने का सूखा चारा खागला कहलाता है। सब्जी आदि हिलाने का लकड़ी का उपकरण चाटू कहलाता है। रोटी पकाने के लिए मिट्टी का तवा क्या कहलाता है? कलेड़ी। पित्तल कांसे आदि का बना बर्तन क्या कहलाता? कचौला। तो हमें कूट दिए गए और इसको मिलान करना है। हम मिलान करेंगे। इसके अंदर हम पशुओं के लिए जो चारा डालते हैं उसको हम खागला कहते हैं। सब्जी पकाने वाली लकड़ी का उपकरण चाटू, रोटी पकाने के लिए केलेड़ी और कचौरा होता है वो पित्तल या कांसे का एक बर्तन होता है। तो पहला ऑप्शन 1, 2, 3 चारों सही है। पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी 35 नंबर की प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों में असंगत है? इसके अंदर कौन सा उत्तर है वो अव्यय के भेद में? क्रिया विशेषण अव्यय, विसर्ग बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो विसर्ग बोधक अव्यय है वो होता ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर, हम नर्सरी की बात कर रहे हैं। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर एवं खंडान प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली। तो जो प्राथमिक स्तर के लिए गीतों के माध्यम से बच्चा है वो रोचकता के साथ है, वो क्या करता है? रोचकता के साथ पढ़ने का प्रयास करता है बच्चा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और प्रश्नोत्तर प्रणाली है वो माध्यमिक स्तर के लिए, वो व्याख्यान प्रणाली है वो उच्चतर के लिए यह होती है। अगला प्रश्न भाषा कौशल है। एक भाषा कौशल का मतलब शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना या दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल का मतलब होता है दक्षता प्राप्त करना। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि के अंदर क्या किया जाता है? सिद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा। प्रोजेक्ट के अंदर हम जीवन से संबंधित जो शिक्षा होती है वो प्रोजेक्ट विधि के अंदर आती है। दूसरा ऑप्शन सही है। 39 नंबर का प्रश्न है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, सामान्यीकरण करना। तो प्रस्तावना का मतलब नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु विद्यार्थी को क्या करते हैं, जैसे पूर्व प्रश्न पूछते हैं किसी भी पाठ से संबंधित, तो उसको हम आगे के ज्ञान की ओर बढ़ाते हुए उसका तत्पर करते हैं, तो नवीन ज्ञान की ओर तत्पर करना। अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभाव उत्पादकता, उच्चारण की शुद्धता। मौखिक हम बोल रहे हैं, अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो बोलना है वो सबसे पहले हमें जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए। उच्चारण से संबंधित इसका मतलब उच्चारण की शुद्धता। चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? श्रय, भय, बै, श। तो इसके अंदर श्रय, श और रे से मिलकर के बना है, तो पहला ऑप्शन है 41 नंबर का ए है वो सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है सीमित, विस्तृत, समान या संकुचित। मूल्यांकन का मतलब विस्तृत होता है। 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विस्तृत। अगला प्रश्न है उपलब्धि शिक्षण का उपयोग नहीं है। इसके अंदर कौन सा है उपलब्धि शिक्षण का उपयोग नहीं है? वर्गीकरण करना, श्रेणी विभाजन करना, शिक्षक की कठिनाई का निदान करना, शैक्षिक निर्देश देना। तो इसके अंदर उपलब्धि परीक्षण के अंदर है वो शिक्षक की कठिनाई को हम नहीं नाप सकते, हम विद्यार्थी की, अगर यहाँ शिक्षक की जगह हम विद्यार्थी आता तो वो सही होता। विद्यार्थी की कठिनाई को हम नापते हैं। अगला प्रश्न है चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है निदान, उपचार, उपलब्धि। शिक्षक है वो क्या कर रहा है? अध्यापन करवा रहा है। चिकित्सात्मक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब निदान कर रहा है, वो किसी चीज़ का पता लगाया उसके बाद हम उसका उपचार कर रहे हैं, तो ये निदान के अंदर
आ जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का हम पता लगाते हैं तो उपचार के अंदर आएगा, और निदान कर रहे हैं तो हम इसका मतलब किसी भी बात का पता लगाना इसके अंदर आ जाएगा, और किसी भी चीज़ का निदान करना है वो चिकित्सात्मक के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम क्या होगा? विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन। सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे या विषय सामग्री का चयन करेंगे या स्तरीकरण? तो सबसे पहले हम विषय वस्तु की जो सामग्री है, विषय सामग्री का चयन करेंगे, उसके बाद उसका स्तर को न जांचेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। तो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 46 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि सर्वदर्शी शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब सुनने और देखने से संबंधित हम प्रश्न है, सुनने और देखने से संबंधित शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। तो शिक्षा है उसको अधिगम रोचक बनाता है, स्थायी बनाता है, शिक्षा को अधिगम प्रभावकारी बनाता है, लेकिन निष्प्रयोजन नहीं बनाता है। ये चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है वह नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की इसके अंदर कौन सी विशेषता नहीं है? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, विद्यार्थी की समप्राप्ति में सुधार करना। तो सतत मूल्यांकन का मतलब सभी तरीके से उसका सर्वांग रूप से विकास करना। इसका मतलब विद्यार्थी के विकासों के पक्षों के ऊपर तो जोर दिया जाता, नहीं देना ये तो गलत हो गया। और सभी विद्यार्थी के नियमित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन है गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, विद्यार्थी की समप्राप्ति के साधन है वो करने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। सत्य और असत्य परीक्षण है वो क्या कहलाता है? बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, समरूप परीक्षण, बहुरिक्त परीक्षण। सत्य और असत्य हैं वो किसके अंदर हम रख सकते हैं? क्या बहुसंख्यक चुनाव के अंदर रख सकते हैं? सत्य और असत्य हैं वो एक उत्तर वाले प्रत्युत्तरों के अंदर हम परीक्षण के अंदर रखेंगे। अगला प्रश्न है, रंगमंच अभिनय विधि क्या होती है? गद्य की, पद्य की, नाटक की और व्याकरण की। नाटक है उसका मंचन किया जाता है। नाटक का क्या किया जाता है? मंचन, मंचों के माध्यम से रंगमंच है। अभिनय, नाटक को हम अभिनय भी कह सकते हैं। नाटक को क्या कह सकते हैं? अभिनय भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोग या कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। इसके अंदर कौन सा नहीं है? और हाँ, इसको हमें ध्यान रखना, भाषा ज्ञानगम्य है, भाषा अभ्यासगम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा एक अनुकरणात्मक है। कौन सी है? इसके अंदर भाषा एक ज्ञानगम्य नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, भाषा एक ज्ञानगम्य नहीं है, भाषा अभ्यासगम्य जरूर है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार, हम समाज के माध्यम से सीखते हैं। बच्चा एक समाज के अंदर रह करके भाषा का अर्जन करता है, और भाषा एक अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है, समाज के माध्यम सीखी जाती है। माता और समाज का मतलब हम परिवार के अंदर माता और पिता के द्वारा, भाई बहन, परिवार के जितने भी सदस्य बोलते हैं उसका हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अनुकरण के माध्यम से हो गई। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न, वो हमारे पास पठित गद्यांश निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 55 तक, यानी 5 प्रश्न 51 से लेकर के 55 तक हमें अपठित गद्यांश से देने हैं। हम गद्यांश कौन सा है? गांधी जी सत्य और अहिंसा को जीवन में सर्वाधिक महत्व देते थे। बिल्कुल सही है। सत्याग्रह व सहयोग आंदोलन के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। गांधी जी जब मनुष्यों को समान मानते थे, सभी मनुष्यों को, सब मनुष्य को क्या करते थे? इन्होंने समान माना है। सभी मनुष्यों को समान मानते थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर इन्होंने भेदभाव को वे मानवता का कलंक मानते थे। क्या मानते थे? मानवता का कलंक। वे आर्थिक असामाजिकता को मिटा डालना चाहते थे। वे वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज में विश्वास रखते थे। सामाजिक न्याय, शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। गांधी जी प्रजातांत्रिक राज्य को कल्याणकारी मानते थे। गांधी जी के अनुसार नैतिक आचरण का जीवन में विशेष स्थान होना चाहिए। सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा, अपरिग्रह, निस्वार्थ सेवा को मानवता के लिए सच्ची सेवा मानते थे।
उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचारों में वसुदेव कुटुंबकम का दृष्टिकोण, वसुदेव कोई भी वाक्य आता है तो हम इसको बंद करेंगे कोमा के अंदर, का दृष्टिकोण प्रमुख था। उनकी मान्यता थी कि किसी राष्ट्र का समुचित उत्थान अपने परिवार, जाति, गांव, प्रदेश तथा देश की समस्याओं के सुधार से हो सकता है। स्वयं को सुधारो, सारा विश्व सुधर जाएगा। उनका यही कहना था कि हम स्वयं को सुधारेंगे तो पूरा विश्व है वो सुधर जाएगा। सबसे पहले मनुष्य को खुद को सुधारना चाहिए। तो इसके अंदर 51 से लेकर के 59 तक, 51 से लेकर के 57 तक प्रश्न है, शायद 51 से लेकर के 55 तक हमें इस गद्यांश से प्रश्न है वो पूछे हैं। तो हम इस गद्यांश से पहला प्रश्न है वो 51 नंबर का, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक पैसा अन्न आदि का न लेना अर्थ में क्या दिया गया। अर्थ, इसका अर्थ व्यक्त कर, इसका मतलब, इसके लिए एक शब्द पूछा है इन्होंने, अपरिचित, प्रजातांत्रिक, अपरिपक्व और अपरिग्रह। इसका अपरिग्रह हो जाएगा। अपरिग्रह का मतलब ज़्यादा ग्रहण नहीं करना, जितना ज़रूरत हो उतना ही ग्रहण करना। अपरिपक्व का मतलब बच्चा, परिपक्वता की ओर नहीं जाना। प्रजातांत्रिक का मतलब जनता के बीच में रहना। अपरिचित का मतलब किसी को नहीं जानना। अगला प्रश्न, सत्याग्रह में कौन सी संधि है। हम इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अंदर शब्द आए कुछ, उससे पूछ लिया कि सत्याग्रह से में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो सत्याग्रह के अंदर कौन सी संधि है। सत्याग्रह के अंदर दीर्घ संधि हो जाएगी। सत्यधन आग्रह, ए और आ मिलकर के क्या हो गया, इसमें मिलकर के हो तो आग्रह हो गया, सत्याग्रह हो गया, तो दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया में काल है। इसके अंदर पूछ लिया कि अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, आसन भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। तो अंग्रेज़ों का मुकाबला किया तो इसका मतलब अंग्रेज़ हैं वो पूर्व के अंदर थे और भूत हो गए, तो सामान्य है। किया था तब तो हो जाए पूर्ण भूतकाल, किया आ गया तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया है, अगर यहाँ आता किया है तब तो इसके अंदर आ जाता है संभाव्य वर्तमान किया हो। वर्तमान की हम बात करें, संभाव्य की तो रहा होगा, रहा है आ जाएगा, रहा है। और भविष्य की बात की रहा, रहेगा, रहेगा और रहा है, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ये पहचान है। अगला जो 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा। इसके अंदर स्त्रीलिंग पूछा है हमें, धर्म, संप्रदाय, रंग और जाति। जाति शब्द के अंदर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, अ उपसर्ग है, आचार में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में, अनुसार में। इसके अंदर किसके अंदर है वो क्या है, अ उपसर्ग है। आचरण, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें अंतर्राष्ट्रीय और अहिंसा, अधन हिंसा का हिंसा, अनुधनसार, अनधनसार। तो इसके अंदर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है हो जाएगा। ये हम पद्यांश, अपठित पद्यांश जिसको हमने पढ़ा नहीं है पहले, या पढ़ा हुआ हो सकता है। पद्यांश, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 56 से लेकर के 60 तक के उत्तर दीजिए। कुछ पद्यांश की पंक्तियां हैं कि मैं जीवन का भीषण दुर्गम। पहली पंक्ति है, मैं इसको वैसे लय के साथ पढ़ता हूँ। मैं जीवन का भीषण दुर्गम, प्रलयंकर तूफान लिए हूँ, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हुआ हूँ। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, मैं वह गौरव गान लिए हूँ। मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं, मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूँ, अपनी जान लिए फिरता हूँ। इसके आगे की पंक्तियाँ हैं वो कुछ कटी हुई हमारे सामने ये पंक्तियाँ दी गई है और इन पंक्तियों से प्रश्न पूछेगा हमारे 56 से लेकर के 60 तक। तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ऊपर के 2 चरणों में नाद सौंदर्य उपस्थित है।
नाद सौंदर्य है, गूंज नाद कंपन वो ऊपर की दो पंक्तियों में कहाँ पर है? मैं शब्द हूँ के कारण में, जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण, दुर्गम और प्रलयंकर शब्दों के कारण या बिना कारण के? इसके अंदर कारण तो है ही, तभी तो हुआ है। तो दुर्गम और प्रलयंकर शब्दों के कारण नाद सौंदर्य है वो इसके अंदर हुआ है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 57 नंबर का है कि कवि ने काव्यांश में कौन से गुण का प्रयोग किया? इसके अंदर कौन से गुण का प्रयोग है? ओज के गुण, माधुर्य के गुण, प्राची के गुण, सुदर्शन के गुण। तो ओज की है, हम पढ़ते हैं तो हमारे ओज के गुण है इसके अंदर दिया गया है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में और एक रक्त का, हृदय के अंदर रक्त का संचार हो रहा है, तो यह ओज का है। अगला प्रश्न कवि 58 नंबर का प्रश्न है, कवि गौरवगान क्यों कर रहा है? स्त्रियों की हिम्मत तोड़ने के लिए, दिल बहलाने के लिए, नर्तक करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए? तो कवि है वो स्त्रियों की हिम्मत तोड़ने के लिए गौरवगान कर रहा है। 57 नंबर का प्रश्न, काव्यांश की अंतिम दो पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट हुई है। सबसे पहले हम जो अंतिम दो पंक्तियां हैं उसको देखते हैं। वो क्या है कि मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हुआ हूँ। इसके अंदर अब पूछा है, हम देखते हैं कि प्रश्न है वो क्या पूछा है। अंतिम दो पंक्तियों के अंदर क्या है? कायरता, बहादुरी, पलायन, प्यार की। तो इसके अंदर अंतिम जो पंक्तियाँ, इसके अंदर बहादुरी है कि अरे मैं अपनी जान हथेली के लिए फिरता हूँ, तुम किस जान की फिक्र कर रहे हो? तो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कवि दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए हुए है? वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग जाने का, आत्मसमर्पण करने का, पुष्प देने का या मर मिटने का? कवि है वो किसका है? दिल में स्वर्णिम अरमान लिए फिरता है, दिल के अंदर मर मिटने का अरमान लिए वो फिरता है। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न है वो संस्कृत से आ गए हैं, 60 से 90 तक हैं, 61 से 90 तक। लोकी का नाम हिम साधुनार्थम वांगनु वर्तते इत्यादिम पद्यम कुम ग्रहितम। यह पद्य है, कहने का मतलब यह पंक्ति है, यह कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरित्र से, मृच्छकटिकात, मुद्रा राक्षात। तो किस से यह पंक्ति है वो ली गई है? तो ये उत्तर रामचरित्र से ली गई है। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न, छात्रा सवर्णापेक्षाया पठने, सवर्ण की अपेक्षा सवर्णापेक्षाया पठने अधिकम ज्ञान समापर्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। कह रहा है कि छात्र है वो सुनने की अपेक्षा पढ़ने में अधिक ज्ञान समायोजित करता है। परामर्श इसमें से कौन सा है? पढ़ने के कौशल, भाषा कौशल, श्रवण कौशल या लेखन कौशल? श्रवण से ज़्यादा पढ़ने के अंदर तो पठन कौशल आ जाएगा। अपेक्षा किसके ज़्यादा अधिक ज्ञान करता है? पढ़ करके बच्चा ज़्यादा ज्ञान करता है। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी इति किम प्रकारकम साधनम अस्ति। आकाशवाणी है वो किस प्रकार का साधन है? दृश्य साधन है, सर्वे साधन है, सर्वे दृश्य साधन है, क्रिया। आकाशवाणी है वो एक प्रकार का सुनने के काम में आता है। तो 63 नंबर का जो प्रश्न है सर्वे साधनम, सुनने के साधन है, वह जाएंगे। अगला प्रश्न है वह है कि पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष सिद्धांत है भवती। तो पाठ्य पुस्तक निर्माण के जो हम आंतरिक किसकी बात कर रहा है? आंतरिक पक्ष की हम बात करें, सिद्धांत कौन सा है? रोचकता का सिद्धांत होना चाहिए, सौदेश्यता यानी उद्देश्यों की पूर्ति का होना चाहिए, और व्यवहारिकता का होना चाहिए, पूर्वोक्ता त्रि ऊपर के तीनों सही, यानी चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न। 65 नंबर के प्रश्न में है कि रिक्त स्थान परिणाम सत्य असत्य निर्णाम, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, सत्य असत्य का निर्माण करना, भव समाधानाम प्रश्नाश्च इत्यते प्रकारा कस्य परीक्षाया सन्ति।
एक तो रिक्त स्थान वाले, पूर्तिकरण, सत्य असत्य वाले और बहुविकल्प वाले जो प्रश्न है वो किसके अंदर आते हैं? शलाका परीक्षा के अंदर, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंदर, निबंध रूप परीक्षा या अंतर्याक्षरी परीक्षा या अंतर्याक्षी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है उसके अंदर बहुविकल्प वाले प्रश्न हैं वो आते हैं। अगला जो 66 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि शिक्षा क्षेत्रीय उपचार इति शब्द से को अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार का अर्थ है वो क्या होता है? अधिगमनम, अवबोधनम, सर्वविधि दोषाणाम निराकरणम, संप्रेषणम। उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार का मतलब सर्वविधि दोषाणाम निराकरणम, सभी दोषों का निराकरण करना है वो उपचार होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र्यात् परम आचार्य नरेंद्र देव समिति ही बहुविधि मूल्यांकनम निर्मितम सर्वप्रथम कदा अनुशंसितवती। नरेंद्र स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव समिति है उसका मूल्यांकन, बहुमूल्यांकन के लिए निर्माण हुआ सबसे पहले 1948 तमे वर्षे, 1947 तमे वर्षे, 1949 तमे वर्षे या इनमें से कोई नहीं। तो 67 के अंदर ये पूछा है कि सबसे पहले नरेंद्र देव समिति है वो कब आई थी। तो इसके अंदर ऑप्शन है वो नरेंद्र देव समिति का ऑप्शन है वो नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन सयोपरि बलंत दत्तम। इसका मतलब शैक्षिक अनुसंधान जो प्रशिक्षण परिषद है वो किस वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया था? 1965 में, 1965 तमें, 1947 तमें, 1975 तमें या 1967 तमें। तो 1975 वर्ष के अंदर आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर अनुसंधान परिषद के द्वारा बल दिया गया था। अगला प्रश्न 69 नंबर का वो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदाम संगठिता अभवत 1948 तम वर्षे, 1950 तम वर्षे, 1966 तम वर्षे, 1968 तम वर्षे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना का जो संगठन है वो 1968 के अंदर किया गया था। चौथा ऑप्शन है वो हो गया, चौथा ऑप्शन 1968 तम वर्षे के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्न 70 से 74 तक अधोलिखितम अपठितम गद्यासम आधारीकृत निम्नांकितम प्रश्न समाधेया। तो इसके अंदर 70 से 74 तक के प्रश्न है वो इसके अंदर है समायोजित किए गए हैं। ये प्रश्न हमें पूछा है। तो अयम कवि कुलगुरु कदा कतमंचय जन पदमलंकृतवाम सवजन जनम नेति विवादास्पदम यापि तथापि अस्य ग्रंथानां सूक्ष्म प्रीक्षणेन्दं वक्तुं शक्यते यदेषे महाकवि सवजनुषा काश्मीर भुवलयंचकार अस्य कविवर्षे मेघदूते उज्जैनी वर्णनेन कुमार संभवे च हिमालय वर्णनेन ज्ञायते यद्यं प्रौढ़े वयसि उज्जयिनी गतो भवेत् तत्र च महीभुजो विक्रमांश सभायां प्रतिष्ठां लेभे तरुणे च वयसि काश्मीराने वाद्याजव गहे। इसका जो गद्यांश से पद्यांश से प्रश्न है कि मही भुजो इति पदे भवति। मही भुजो के अंदर कौन सी विभक्ति है? विभक्ति तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी।
70 नंबर के अंदर प्रश्न है। इसके अंदर मई बुझो के अंदर षष्ठमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है महाकवि इत्यत्र कै समास। महाकवि के अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास। इसके अंदर कर्मधारय समास है। महाकवि महान है जो कवि इत्यार्थ कर्म की कर्मधारय समास है इसके अंदर। अगला प्रश्न वक्तुम वक्तुम इत्यत्र कै प्रत्यय। वक्तुम के अंदर कौन सा प्रत्यय है? किसके अंदर? वक्तुम के अंदर कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, तुम, कतुम, तुमुन। तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। वक्तुम के अंदर तुमुन प्रत्यय इसका जो न है। तुमुन कतुम के अंदर तुमुन प्रत्यय है। कृत धन तुमुन कृतुम प्रत्यय आएगा। 73 नंबर का प्रश्न है अयादि इति पद से संधि विच्छेद कुरुत। अयादि का संधि विच्छेद करना है। अति धन आपी, अद्य धन आपी, अद्य धन अपि, अध्या धन अपि। तो अयादि का संधि विच्छेद है वो हमें करना है। अद्य धन अपि अद्यपि हो जाता है। अद्य धन अपि अद्यपि। अगला प्रश्न भवेत इत्यत्र कै लकार प्रयुक्त। भवेत के अंदर कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? लिट लकार, विधिलिंग लकार, लट लकार या लुंग लकार। तो लुंग लकार तो होता ही नहीं है। लट लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार और लिट लकार। तो इसके अंदर कौन सा है वह है? तो विधिलिंग लकार भवेत भवेत है वो विधिलिंग लकार के अंदर आएगा। दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है निर्देश प्रश्नम 75 से 79 तक पठित अपठित पद्यांशनाम प्रश्न समाहित। इसके अंदर से प्रश्न है वो पूछे हैं। तो यह पद्यांश है। इसके अंदर से हमें प्रश्न है वो दिए गए। तो सीधी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं हम। पहला प्रश्न है पद्य अस्मिन् प्रयुक्त छंद नाम कौन सा है? इसके अंदर छंद है वो कौन सा है? शिखिरणी, शार्दूल विक्रीडनम, बसंत तलिका, मंदाक्रांता। तो पद के अंदर कौन सा छंद है वो हमें पूछा है। आपको एक क्लास है वो छंद को सीधा गणना करते हुए बनाऊंगा कि शिखरणी के अंदर कितने आते हैं, शार्दूल विक्रेता के अंदर कितने, वसंत तलिका के अंदर कितने और मंदाक्रांता के अंदर कितने, अन्य जितने भी हैं उसके अंदर हम आपको यह इनका जो सूत्र है वो याद रखने की, या माता राज भान सलगा, ये रखने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको छंद के माध्यम से सीधा का सीधा है वो गिना देंगे। तो इसके अंदर शार्दूल विक्रीडतम है। अगला प्रश्न है वो ये है कि भुष्यन्ति इत्यत्र कै लकार भवति। भुष्यन्ति के अंदर कौन सा लकार है? लर्द लकार, लंग लकार, लट लकार और लोट लकार। तो इसके अंदर जो है वो लट लकार भुष्यन्ति, भवत, भवती, भवंती। तो लट लकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह है वाणियका इत्यत्र कै संधि। वाणियका के अंदर कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। तो इसके अंदर कौन सी संधि है? तो यण संधि। वाणियका, वाणी धन एका, वाणियका संधि है यण संधि। अगला प्रश्न है स्नानाम इत्यर्थ कै प्रत्यय। स्नानायम के कौन सा प्रत्यय? श्रुत, ल्यूट, कत और सानच प्रत्यय। तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? वो ल्यूट प्रत्यय होगा। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है केयूराणी इतरे केयूराणी इत्यत्र किम लिंगम अस्ति। इसके अंदर लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या सर्वलिंगम अस्ति। इसके अंदर कौन सा केयूराणी के अंदर कौन सा लिंग है? तो इसके अंदर नपुंसक लिंग है। केयूराणी के अंदर कौन सा है? नपुंसक लिंग है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है वह कि अभ्यास अंतर प्रयतनानि अस्ति। अभ्यास के कितने प्रयत्न होते हैं? 3 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं। अभ्यास के कितने होते हैं? 5 स्तर होते हैं। अभ्यास के 5 स्तर होते हैं। पहले का ऑप्शन हाँ नपुंसक लिंग ही होता है, सही है। अगला है
कि प्रस्तुतानां वा पदार्थानां एक धर्माभि संबंध कस्मिन् लङ् लकार भवति। तुल्ययुग्मतां प्रति वस्तुमयापां निर्देशनाम् अर्थांतरन्यासे। तो इसके अंदर लंग लकार है वो हमें पूछा है, तो इसके अंदर तुल्य योग्यता नाम हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वो 1959 ईस्वी 1959 इति संख्या शब्दे लिखित 1959 है, इसको हमें लिखना है। नव पंच सदुरेका नाम 20 नव पंच सदुतरे कौन 20 नव पंचा सदुतरे को नम 20 नव पंचा सदुतरे कनम कने 20 तो 1959 है उसका 1950 सदुतरे कौन 20 तो तीसरा ऑप्शन है ये सही होगा। अगला प्रश्न है 8:30 से लिखती 8:30 बजे लिखती उचित विकल्प चुनती है। इसके अंदर कौन सा उचित विकल्प है वो चुनना है। सार्ध-अष्टवादनम, सार्ध-नववादनम पर्यंतनम, उभौ दोनों, को अपि नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सार्ध-वादनम, सार्ध-अष्टवादनम, तो इसके अंदर हमें साढ़े 8 है वो पूछा है, तो सार्ध का मतलब साढ़े हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अष्टवादनम वादनंतम। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, वो है कि सत्यंगति खालिस्तान किम न करोति पुषाम इत्यत्र रिक्तस्थानां पूरयति सुक्तिम निर्माण निमार प्रियत। इनमें से कौन सा है सुक्ति का प्रयोग, हमें इन शब्दों के लिखकर की सुक्ति का प्रयोग करना है। भाष्य, कथ्य, वद्य, गद्य। तो इसके अंदर कौन सा शब्द है वो आएगा, तो कथ्य है। कथ्य किम करोति पुषाणाम, कथ्य आएगा इसके अंदर, कथ्य दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है संस्कृत अध्यापनाम बंढारकर मतानुसार का पद्धति उपकारिकाम भवति। वार्तालाप पद्धति, परंपरागत पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति। तो भंडारकर महोदय ने व्याकरण अनुवाद पद्धति है वो दी है, तीसरा ऑप्शन है। 86 नंबर का प्रश्न है कस्याम पद्यतो शिक्षणम मौखिकम अस्ति। परंपरागत पद्यतो भंडारकर पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, निर्वाद पद दो। तो हमें किस पद्य शिक्षण के अंदर है मौखिक कार्य है वो करवाया जाता है। मौखिक कार्य है वो निर्वाद पदों के माध्यम से करवाया जाता है। अगला प्रश्न है भाषाध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन का अंतिम प्रयत्न कौन सा है। भाषणम, लेखनम, वाचनम, श्रवणम। शुभोपली LSRW लेखन होता है वो अंतिम होता है। मारिया मोंटेसरी है वो अंतिम के 2 है, उनको चेंज कर देती हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत अस्ति। संस्कृत क्या है। विश्लेषणात्मक भाषा, संरचनात्मक भाषा, विमर्शनात्मक भाषा या संश्लेषणात्मक भाषा। संस्कृत एक क्या है। संस्कृत है वो विश्लेषणात्मक भाषा है या संरचनात्मक भाषा है या विमर्शात्मक भाषा है या संश्लेषणात्मक है वो भाषा है। तो संस्कृत एक संश्लेषणात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है श्याम फलक से अधिक उपयोग निमित्तं परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति। श्याम पट की बात कर रहा है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किस लिए किया जाता है। अभ्यास या सिद्धांत, अभ्यास करने के लिए, क्रियाशीलता के सिद्धांत अस्ति, रुचि के सिद्धांत अस्ति, मौखिक कार्य सिद्धांत अस्ति।
श्याम फलक का प्रयोग है वो किस लिए, मौखिक कार्य के लिए तो नहीं किया जा सकता, ये तो गलत हो गया। रुचि के सिद्धांत के लिए किया जाता है या सक्रियता के सिद्धांत के लिए या अभ्यास के लिए किया जाता है? तो रुचि प्रकट करने के लिए किया जाता है बच्चों के। श्याम फलक का प्रयोग है वो रुचि प्रकट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है वो ये है कि वांग रूप भाव प्रकरणम इत्युक्ते किम अस्ति। भाषा के जो वांग रूप है वो प्रकट किस लिए, किसके माध्यम से किया जाता है? भाषणम, लेखनम, पठनम और श्रवणम। तो भाषा है वो भाषणम के माध्यम से, हम भाषा के माध्यम से, किसके माध्यम से? हम भाषा के माध्यम से, भाषा माध्यम से हम अपने विचारों को, विचार प्रकट करते हैं। अब हम सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करेंगे जिसके 60 प्रश्न हैं। इसके अंदर 91 से लेकर के 150 टोटल कितने हैं? 60 प्रश्न हैं। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते है इसका ऋग्वेद से, महाभारत से, रामायण से या मुंडक परिषद से? किससे लिया गया है? मुंडक परिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, इनमें से कौन सा पहला धातु था? सोना, लोहा, चांदी, तांबा। सबसे पहले वैदिक काल के अंदर जो धातु प्रयोग में ली गई थी तो वो तांबा थी। कौन सी थी? तांबा थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वेद काल में दशराज, ध्यान रखना दास रागे की बात कर रहा, युद्ध लड़ा गया था? कौन सा? दास रागे इंपॉर्टेंट है ये। दास रागे युद्ध कौन सी नदी के ऊपर, नदी के तट पर लिया गया? सतुद्री, विशापा, वितस्ता या पुरुषुणी? कौन सी नदी के ऊपर ये युद्ध है वो लड़ा गया था? पुरुषुणी नदी के ऊपर। चौथा ऑप्शन है वो सही है 93 नंबर का, 4 नंबर का। 94 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवताओं का विशेष कर्म स्थान रहा है? रुद्र, विष्णु और इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम, इंद्र, वरुण और रुद्र, अग्नि, इंद्र और विष्णु। किसका स्थान है वो रहा है? अग्नि का रहा, इंद्र का और सोम, ये तीनों हैं वो ऋग्वेद के अंदर। किसके अंदर? ऋग्वेद में स्थान रहा है। अगला प्रश्न है वो 95 नंबर का प्रश्न है यह है कि शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त था कि कालसन मंदिर का निर्माण कराया था? किसे श्रेय प्राप्त है कि उसने किसका निर्माण कराया? कालसन के मंदिरों का निर्माण है वो करवाया था। चूलमणि वर्मन, बालपुत्र देव, धर्मवंश ने या पनंग कर्ण ने? तो जो शैलेंद्र शासक है वो किसने है वो करवाया है? तो पनंग गण ने किसका करवाया था? कालसन के मंदिर, कालसन मंदिरों का निर्माण है वो करवाया है। अगला प्रश्न है वह चोल युग प्रसिद्ध था किस लिए? निम्न के लिए धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूटों के युद्ध के लिए, लंका के लिए? चोल युग है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्रामीण सभाओं के लिए। हम जो टेस्ट है मॉडल पेपर है, हम मॉडल पेपर वो क्यों करते हैं? अभी इनका अभ्यास इसलिए करते हैं कि इनमें 150 प्रश्न आते हैं। अब हम इनका 30 अगर मॉडल पेपर करेंगे तो 150 × 30 इसका गुणा करेंगे, लगभग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें से 90 अगर प्रश्न आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे और रीट पात्रता परीक्षा के लिए है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान किसकी बात कर रहा है? लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान के किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? फाहियान ने किसके लिए लिखा है? रामगुप्त के लिए, चंद्रगुप्त प्रथम के लिए, विक्रमादित्य के लिए या समुद्रगुप्त के लिए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए या समुद्रगुप्त के लिए? लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, ये किसने कहा? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सबसे पहले तो हमें यह बात याद होनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है वो फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख के अंदर किया? कलिंग युद्ध की बात कर रहे हैं। शिलालेख प्रथम में, दूसरे में, शिलालेख दूसरे में, शिलालेख
शिलालेख 7वें में, शिलालेख 12वें में। तो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो शिलालेख 12वें के अंदर इन्होंने किया है और ऐसा भयानक दृश्य देख करके इन्होंने धम्म की नीति को अपनाया था। इसके बाद इन्होंने कौन सी नीति को अपनाया? धम्म की नीति को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। दोराह का युद्ध, कनौज का युद्ध, दौरा, चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी की मालवा। तो हमें इसके अंदर वो सही है वो चुनना है। सबसे पहले दोराह का युद्ध हुआ था, उसके बाद पहला और चौसा का युद्ध, उसके बाद है वो कनौज का युद्ध होगा, शेरशाह सूरी की मालवा विजय होती है वो 4 नंबर। तो इसका मतलब पहला, तीसरा, पहला इसमें भी है, पहला, तीसरा, फिर दूसरा इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये कट गया। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। शेख सलीम का चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी। तो सबसे पहले माउंटबेटन को बनाया गया था और ये प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय जीजी थे, प्रथम भारतीय जीजी और प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए हो ह्यूम, WC बनर्जी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की स्थापना है वो ए होम ने की थी। संस्कृत स्कूल का नाम संस्कृत था, मुंबई कोलकाता के अंदर। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्धि प्राप्त हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जो महत्वपूर्ण मॉडल में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य और पल्लव, यानी कन्हेरी विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। कन्हेरी विश्वविद्यालय है वो राष्ट्रकूटों के समय है वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन सही होगा उसका। अगला, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? लेटेराइट मिट्टी है उसका प्राधान्य मालाबार तटीय प्रदेशों में, बुंदेलखंडों में, कोरामंडल तटीय प्रदेशों में और बघेलखंड के अंदर। लेटेराइट मिट्टी का जो प्राधान्य है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो मालाबार जो तटीय प्रदेश है उसके अंदर लेटेराइट मिट्टी है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो किस स्थान पर की गई थी? सबसे पहले तो हड़प्पा के अंदर खुदाई है, हड़प्पा में की गई थी सबसे पहले, हड़प्पा में उसका। अगला प्रश्न है 106, सूफी अनुयायियों को क्या कहा गया था? मुरीद, पीर, वारिस, शेख। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? सूफी जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको मुरीद कहा जाता था, मुरीद। अगला प्रश्न, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष, महापौर, सभापति, नगर परिषद। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? नगर निगम के प्रमुख की बात कर रहे हैं। तो महापौर 107 में 2 नंबर महापौर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा सुशोभित नहीं होता है? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, अध्यक्ष अरावली प्रबंध बोर्ड। तो कौन सा है इसके अंदर राज्यपाल के द्वारा पद है वो नहीं होता है? तो 4 नंबर का है ये। संवैधानिक प्रमुख होता ही है, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान का भी होता है। ये चौथा ऑप्शन है, यह इसका नहीं होता है बोर्ड। अगला 109 नंबर का प्रश्न है वह है कि राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? किन के द्वारा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की बात हो रही है या फिर उपराष्ट्रपति, किसके द्वारा है? वो राष्ट्रपति को पदभार की है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। 109 में 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय
भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके रूप से? भारत के अंदर संसद की बात कर रहे हैं और सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर व्यक्तिगत रूप आता, अगर व्यक्तिगत रूप से अगर हम पूछते तो भी बात करेंगे। पहले सामूहिक की बात करें, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, उपसभा के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद है वो किसके? सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया है? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 4, 1, भाग 6। तो किसके अंदर मूल कर्तव्य हैं? भाग 4, 1 के अंदर है। तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट डाल सकता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष और 25 वर्ष। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए और जिसने मतदाता सूची में क्या कर लिया हो? मतदाता सूची के अंदर नाम अंकित करवा लिया हो। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा के स्थायी सभापति थे की बात हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये राजस्थान से थे तो ये पूछा डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अस्थायी कौन थे? पहले हम ये पूछा है कि स्थायी है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह अस्थायी सच्चिदानंद अस्थायी बनाया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है कि हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? हम भारत के लोग, इतनी सी लाइन देकर के हमें पूछ लिया है कि इससे क्या तात्पर्य है। संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, संप्रभुता लोकसभा अध्यक्ष के अंदर। हम भारत के लोग, तो इसका मतलब क्या होगा ये पूछा है हमें। तो भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर यह निहित होती है। अगला प्रश्न है 115 नंबर का, पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रण रखने का लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है? पूर्व औद्योगिक स्तर से पहले के औद्योगिक स्तरों से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे, पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से पर्याप्त नीचे, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस पर्याप्त नीचे और पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेल्सियस से पर्याप्त नीचे की बात कही गई। तो इनमें से किस समझौते में कौन सी तापमान की वृद्धि है वो रखी गई थी? तो 2 डिग्री सेल्सियस है वो प्राप्त नीचे होना चाहिए। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 116 नंबर का प्रश्न है, जीवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। जीव भू रासायनिक चक्रीय, जल चक्र या भू आकारीय चक्र। तो जीवमंडल के अंदर जो पर्यावरण के मध्य रसायनों का चक्र होता है, हम रसायनों के चक्र की हम बात करें तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको जीव के अंदर होता देव भू रासायनिक चक्र है वो कहेंगे। दूसरा ऑप्शन उसका सही होगा। 117 नंबर है कि पछुआ हवाओं की अधिकता गति देखी जाती है दक्षिण गोलार्ध से महासागरों पर, दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों पर, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों पर, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर। तो इसकी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर महासागरों के ऊपर पछुआ पवनें हैं। कौन सी पवनें? पछुआ पवनों की गति है वो देखी जाती है, अधिकतम इधर ही चलते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है वो ये कि समस्त समय 118 नंबर का प्रश्न, समस्त समय कटिबंधों पर समय गणना होती है 180 डिग्री देशांतर ग्रीनविच स्थान से, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा से, 90 डिग्री पूर्व देशांतर से। तो समस्त समय जो कटिबंध है उसका गणना का जो समय है वो 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री नहीं है, कौन सा है? समस्त समय कटिबंधों की बात कर रहा है तो कटिबंधों की अगर बात कर रहा है तो इसके अंदर 0 डिग्री पूर्व देशांतर होगा।
हम ये भारत के संबंध में नहीं, पूरे समस्त विश्व की बात कर रहे हैं समस्त समय, तो 0 डिग्री मध्याह्न रेखा से होता है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात का अर्थ क्या है? प्रतिवर्ष 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1 लाख पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो इसके अंदर प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या है, उसका मतलब लिंगानुपात होता है। अगला जो प्रश्न है 120 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी चीनी उत्पादन के लिए रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर बात कर रहे हैं हम, चारों ऑप्शनों के अंदर चीनी उत्पादन की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। नदी घाटी, एक तरफ नदी घाटी परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ नदी का नाम है वो दे रखा है। शिव समुद्रम कावेरी, पोचमपाद कावेरी, काकर पार नर्मदा और उकाई तापी। ऑप्शन इसके अंदर कौन सी नदी है वो सुमेलित नहीं है? हमें इसके अंदर ये पूछा है कि इनमें से सुमेलित है वो नहीं है। तो काकर पार जो नर्मदा नदी है, काकर पार नर्मदा नदी के ऊपर नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है, 3122 किलोमीटर या 3344 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3426 किलोमीटर। तो दक्षिण की हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसका जो समय है वो जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची जो उद्योगों की है, दूसरी तरफ केंद्र है। सही है में वस्त्र, भरतपुर, सीमेंट, गड्ढे पान, रसायन, विजयनगर, इंजीनियर, मोडक। इंजीनियर है वो मोडक। तो इसके अंदर हमें सही कूट का मिलान है, सही कूट का मिलान करना है। तो सीमेंट नगरी है वो कहाँ पर है? सीमेंट नगरी विजयनगर के अंदर। तो यहीं पर लगा लेते हैं हम, सीमेंट नगरी विजयनगर और वस्त्र विजयनगर, सीमेंट है वह है मोडक और रसायन गड्ढे पान, इंजीनियरिंग है भरतपुर के अंदर। इसका मतलब पहले में 3, दूसरे में 4, दूसरे में इसमें भी 4 और तीसरे रासायनिक 2 नंबर। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन है वो सही हो गया। अगला प्रश्न है 124 नंबर का, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग के अंदर है? 56 का मैदान है वो राजस्थान के किस भाग के अंदर है? उत्तर भाग में, पूर्वी भाग में या दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग के अंदर? 56 का मैदान है वो कहाँ पर है? 56 का मैदान कहाँ पर है? दक्षिण के मैदान के अंदर। तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है? कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी। चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत भाटा स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? बेंसला, भरतपुर, बेणेश्वर, डूंगरपुर, फलोदी, जोधपुर और देबारी, उदयपुर। तो किसके अंदर है वो काला संगमरमर निकाला जाता है? तो भेंसलाना जयपुर के अंदर काला सोना निकाला जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जल महल स्थित है मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में या मावठा झील में? किसके अंदर है वो जल महल? मानसागर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, वह एक अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन है वो कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 128 नंबर का। किस प्रकाशन किया है, किसने किया है? ऐसा पूछा है। जयनारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, सागर मल गोपा, आनंदमल सुरना। किसने अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन है वो किया है? तो जयनारायण व्यास ने अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? मार्टिमोर व्हीलर, ए घोष, जेपी जोशी, आर.डी. बनर्जी। सबसे पहले है किसकी हम कालीबंगा की बात करें तो सबसे पहले अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी।
अगला 130 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? मत्स्य संघ का विलय है वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, 25 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को। तो मत्स्य संघ है उसका राजस्थान में विलय 15 मई 1950 को हुआ था। मैं आपसे 15 मई 1949 के अंदर हो गया था। मैं आपसे प्रश्न, आप ये बताइए कि संयुक्त राजस्थान कब बना? यह प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगला प्रश्न है, हम 131 नंबर प्रश्न पे जाते हैं। 131 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? हम राजस्थान का एकीकरण है उसके हम कितना समय लगा था? 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 5 वर्ष 8 माह 12 दिन, 8 वर्ष 5 माह 15 दिन। तो इसके अंदर कितना समय है वो लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगा था। अब एक और प्रश्न यह है कि राजस्थान के अंदर अगर ये बना था तो इसके अंदर कितने रुपए का खर्च आया था? खर्चा क्या था इसका? बनाने के अंदर कितना खर्चा था? आप ये प्रश्न कमेंट में बताइए। 2 प्रश्न आपको दिए हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। अगला 132 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। किसको कहा है कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की साम्राज्य की तीसरी राजधानी है? वो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने है वो कही है। 132 में 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशललाल, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम गिरसन, जेम्स टॉड। सबसे पहले राजस्थानी भाषा का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? राजस्थानी भाषा का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गिरसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर। किराडू का सोमेश्वर मंदिर, किराडू है कहाँ पर? बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली के हैं? गुप्त के, गुर्जर प्रतिहार के, मौर्य के या द्रविड़ के? यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आजकल प्रश्नों की जो शैली है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर, आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर है वो किस स्थापत्य शैली के हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहार शैली स्थापत्य शैली के हैं। अगला प्रश्न है 135 नंबर का प्रश्न, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ब्लू पोट्री से संबंधित कृपाल सिंह रावत को, कृपाल सिंह कुमावत को, कृपाल सिंह शेखावत को, किशन सिंह शेखावत को। ब्लू पोट्री से कृपाल सिंह शेखावत को 1975 के अंदर 75 ईस्वी के अंदर इनको क्या किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 136 नंबर का प्रश्न है, कौन सी बोली को राजस्थानी की मानक बोली भी कहा जाता है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या मेवाड़ी? कौन सी बोली को, 136 नंबर का प्रश्न है, उसको क्या मानक बोली भी कहा जाता है? तो मारवाड़ी बोली है उसको राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर में, पर्वतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, गोगामेडी गंगानगर। गोगामेडी गंगानगर के अंदर किसके अंदर होता है? तो तेजाजी का जो मेला है वो तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर के अंदर होता है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का, गोगामेडी के अंदर गोगा जी का बरता। अगला प्रश्न 138 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? 1 अप्रैल 1935 को, 6 अक्टूबर 1956 को, 1 जुलाई 1950 और 1 जनवरी 1949। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य है वो 1 अप्रैल 1935 को सुचारू किया था। अगला 139 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक। तो राजस्थान के अंदर प्रत्येक सहकारी बैंक का नाम है वो केंद्रीय सहकारी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक है। अगला प्रश्न 140 नंबर का प्रश्न है, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती है कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए या केवल भूमि सुधार के लिए? तो ये दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती है भूमि विकास बैंक। 5 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य होता है। 141 नंबर का प्रश्न है, भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश है वो किसने की थी? सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारत के हम सामाजिक अध्ययन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले भारत में सबसे पहले है वो मुदालियर आयोग के द्वारा क्या किया गया था? सामाजिक अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने के लिए कहा गया था। 142 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 6 से 8 में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया गया है। सामाजिक अध्ययन यानी कक्षा 6 और 8 के अंदर सामाजिक है, जिसके अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। 6 और 8 के बीच में जो पुस्तक चलती है उसका नाम सामाजिक ज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक ज्ञान के नाम से इसको नाम दिया गया। अगला प्रश्न 143 नंबर का, छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वाधिक महत्व रखता है। यह कथन किसका है? फ्रायड का, रायबर्न का, जीन पियाजे का और स्किनर का। तो शिक्षा के अंदर है वो छात्र क्रियाशीलता का सिद्धांत या रायबर्न के द्वारा दिया गया था। 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 144 नंबर का प्रश्न है, वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों को सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण देना, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है वो राष्ट्र के प्रति चेतना का विकास करना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण देना, उपयुक्त सभी चारों। चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। 145 नंबर का जो प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का, अर्थशास्त्रीय घटनाओं का, पर्यावरणीय घटनाओं का। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन है वो किसका किया जाता है? तो वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन है वो किया जाता है। 146 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसी शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में की गई प्रक्रिया, हेडलाइन किया हुआ है, की गई प्रक्रिया है वो नहीं है। हमें हाँ, है और नहीं के अंदर गोला कर लेना है। पाठ्य वस्तु को सुव्यवस्थित रूप से विस्तारित करना, पढ़ाते समय छात्र को बार बार प्रश्न पूछना, छात्रों को सामाजिक अध्ययन से जुड़ी समस्याओं को समझाने के क्षेत्र भ्रमण कराना, छात्र के सम्मुख शिक्षण कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करना। इसमें क्या पूछा? शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में प्रक्रिया नहीं होती। कक्षा कक्ष के अंदर छात्रों को सामाजिक अध्ययन से जुड़ी समस्याओं का समझाने के लिए क्षेत्र का भ्रमण कराया जाना जरूरी नहीं है। 147 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि कक्षा प्रथम और द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम से जाना जाता है। सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर पर्यावरण अध्ययन के नाम से जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वह सीखने के प्रतिफल की कौन सी आवश्यकता नहीं है? सीखने के प्रतिफल की बात प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की सटीक जांच हेतु, सीखने के दस्तावेजों के संधारण हेतु, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति हेतु, समन्वित प्रयास हेतु। किस लिए है सीखने की प्रतिफल की आवश्यकता है वो नहीं होती है? तो सीखने के दस्तावेजों के संधारण हेतु, ये ऑप्शन है, यह गलत है और प्रत्येक विद्यार्थी गुणवत्ता के अंदर होती है।
उद्देश्यों की पूर्ति होती है। राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक अक्षाओं की क्रियान्वित समन्वित का प्रयास क्या होता है, लेकिन दस्तावेजों की संधारण की हेतु इसका प्रयोग है वह नहीं होता। अगला प्रश्न है 149 नंबर का, आईसीटी से आशय अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तकनीकी, भारतीय तकनीकी विभाग, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आदान प्रदान। तो आईसीटी का मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी होता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला जो आज 150 नंबर का प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है वह है कि उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफ की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती? ईमेल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर CD-ROM। इसका मतलब तकनीकी के द्वारा एक तो इधर बैठ के कोई आदमी काम कर रहा है और एक इधर, दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो किसके माध्यम से होती है, इसको हम क्या नाम देंगे? तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बात होगी। तो आज हम पहला मॉडल पेपर है वो क्या किया है, प्रथम मॉडल टेस्ट पेपर किया है। आप सभी को ये मॉडल पेपर है ये देना है और जैसे ही प्रश्न है आप सभी को अपने पुस्तक के अंदर पुस्तक में ऑप्शन लिख लेना है। एक पहले का उत्तर इसमें 150 क्वेश्चन बना के इसमें ए ब स ऐसे लगा कर के अंतिम आप इसको मिलाइएगा, कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। और हम आप सभी को करीब हमसे जितना होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 मॉडल पेपर या इससे भी अधिक करवाने की कोशिश करेंगे। और इन मॉडल पेपरों से लगभग आप सभी के सामने मैं 100% की गारंटी तो नहीं देता हूं, लेकिन आप सभी को बता दें कि इस मॉडल पेपर से हमारे 120 से 130% इन्हीं मॉडल पेपरों में से आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। अंतिम दिन हम बात कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम अंतिम दिन बात कर लेंगे इस मॉडल पेपरों से। तो आप सभी रोज़ाना टेस्ट पेपर दे और अपना मूल्यांकन है वो स्वयं करें। जितने हम क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जितने मॉडल पेपर करेंगे, हम रीट को फाइट कर लेंगे। अगला मॉडल पेपर लेकर के आप सभी के सामने जल्दी ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।